हाशिम अनादिल पर भड़का हुआ था। बेशरम लड़की, इतनी बेहुदा ड्रेसिंग करके किसने बाहर आने का कहा। आज हाशिम खानजादा ने अपने बिजनेस कोलीग्स के लिए पार्टी अरेंज की थी और उसकी कम उम्र बीवी अनादिल साड़ी पहनकर सामने आ गई थी। साड़ी संभालना उसके लिए नया था और ब्लैक ब्लाउज से उसकी हस्ती और भी नुमाया लग रही थी। हाशिम का गुस्सा काबू से बाहर था। वो बहाने से उसे कमरे में बुलाकर सख्त रवैया इख्तियार कर गया। अनादिल और हाशिम की शादी एक हादसे के नतीजे में हुई थी। वो अपने वालिदैन की कब्र पर जाने गाँव गए थे, लेकिन वहाँ उससे कुछ लोग एक लड़की को संसार करते हुए देखते हैं। वो लड़की अनादिल थी। हाशिम ने उसकी जान बचाने के लिए फौरन निकाह कर लिया, लेकिन हालात हमेशा आसान नहीं होते। डॉक्टर गजाला ने हाशिम के सामने अनादिल की रिपोर्ट रखी। उस लड़की को वाकई बहुत बुरी तरह मारा गया है। चेहरे पर चंद निशानात हैं, लेकिन कमर पूरी तरह जख्मों से भरी हुई है। हाशिम ने गहरा सांस लिया। डॉक्टर साहिबा, अगर मैं इस वक्त पर पहुंचता तो शायद आज ये जिंदा ना होती। डॉक्टर गजाला ने अफसोस से कहा, समझ नहीं आता लोग इंसान होकर जानवर क्यों बन जाते हैं। ऐसा जुल्म तो दरिंदे भी नहीं करते। हाशिम ने सोचा कितने दिन में रिकवर हो जाएगी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर वक्त पर मेडिसिन लिए और अच्छी खुराक मिले तो एक हफ्ते में मुकम्मल सेहतयाबी मुमकिन है। आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। थोड़ी देर बाद अनादिल हाशिम के सामने थी, पूरी काली चादर में लिपटी हुई। वो जख्मी थी। खून तो रुक चुका था, मगर दर्द के असरात अभी भी वासिया थे। हाशिम ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खुद खोला। अनादिल खामोशी से अंदर बैठी सर झुकाए हाशिम की तरफ नजरें नहीं उठा रही थी। वो कभी शादी जैसे रिश्तों में दिलचस्पी नहीं रखती थी। एक धोखा ही काफ़ी था कि इंसान दोबारा ऐसी चीज़ों की तरफ मतवज्जो ना हो। लेकिन किस्मत की मर्ज़ी से वो एक बार फिर मजबूर हो गई थी, वो काम करने पर जो करना नहीं चाहती थी। गाड़ी खामोशी से घूमती रही और वो घर पहुंचे। हाशिम के पीछे चलती अनादिल अभी भी सर झुकाए हुए थी। खानम, कहाँ हो? हाशिम ने तेज आवाज में कहा। खानम, जो किचन से दौड़ती हुई आई, हैरान रह गई। साहब, आ गए आप? हाशिम ने सर हिलाया और कहा, इस लड़की के लिए सामने वाला कमरा तैयार कर दो, वो यही रहेगी। खानिम हैरान थी कि ये खूबसूरत लड़की बावजूद जख्मी होने और पुराने कपड़ों के कैसे ऐसा चमकता हुआ लग रहा है। उसकी हरी आंखें और गोरा रंग चांद भी शर्मा दी। अनादिल सर झुकाए अपनी चादर से चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी खूबसूरती छुप नहीं रही थी। जी साहब जी, वो कमरा साफ सुथरा पड़ा है, मैं उन्हें ले जाती हूँ वहाँ। ठीक है खानम, आप उससे खाने वगैरह का पूछ लेना, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में आराम करने। साहब जी, आपके लिए खाना लगा दूँ? खानम के लहजे में माँ जैसी शफकत थी। अब वो मुस्कुरा दी। हाशिम ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, यकीनन आज आपने मेरे लिए बहुत एहतमाम किया होगा। उसका जो पता चल गया था। ठीक है, लगा दे, मैं खा लूँगा। हालांकि वो बहुत थका हुआ था, लेकिन खालम जो इस बंगले में अरसे से काम कर रही थी, हाशिम के लिए सिर्फ मुलाजमा नहीं बल्कि एक घर के रुकन जैसी थी। वो मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला गया। खानम खुश हुई, क्योंकि हाशिम बहुत कम मुस्कुराता था। फिर उसकी नज़र उस लड़की पर गई। यकीनन ये लड़की हाशिम के लिए बहुत ख़ास होगी, तभी तो वो इसे महरूमा बेगम के कमरे में जाने के लिए कह दिया गया है। आओ मेरे साथ। मारा, तुम्हारे साथ ये इतना जुल्म किसने किया? खानम का दिल उस मासूम लड़की को देखकर फट रहा था, जो नीलो नील पड़ी थी। चादर उतारने के बाद उसके सुनहरी बाल गर्दन से चिपके हुए और गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमर तक नजर आते थे। खानम ने अपने गालों पर हाथ रख लिए। लड़की कांपते जिस्म के साथ बेड पर बैठ गई। मुझे वॉशरूम जाना है। खानम ने फौरन इशारा किया। आप चली जाए, बेफिक्र होकर। अगर चाहे तो हम बेगम साहिबा का एक जोड़ा दे देते हैं। कपड़े तब्दील कर ले। आपके कपड़े तो कहीं से फटे हुए हैं। अनादिल के लब कांप रहे थे। वो जिस तरह बात कर रही थी वही जानती थी। खानम ने उसे बेगम साहिबा का एक पुराना लेकिन खूबसूरत और उम्दा जोड़ा दिया। अनादिल वॉशरूम में चली गई और हाशिम थोड़ी ही देर बाद कपड़े बदलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। खानम के हाथ में खाने का बेमिसाल जायका था और हाशिम अरसे से उस जायके का आदी हो गया था। खाते हुए अचानक किसी का ख्याल आया तो हाशिम ने कहा,
इस लड़की ने कुछ खाया? खानम ने जवाब दिया, साहब जी मैंने पूछा था, लेकिन वो कह रही थी कि बहुत तकलीफ है, भूख नहीं बुखार भी है। यह सुनकर हाशिम फौरन तशवीश में मुब्तला हो गया। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। वो अनादिल के रूम में गया। वो टांगे सुकेड़े एक कोने में लेटी थी और उसकी सब्ज आंखें छत को घूर रही थी। चादर अपने जिस्म पर डाल रखी थी। हाशिम को देखकर वो फौरन बैठ गई। बुखार की शिद्दत से उसका चेहरा लाल हो रहा था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी जी, बेहतर है, वो लड़खड़ाती आवाज में बोली। हाशिम ने संजीदगी से उसे देखा। खाना खाओ और वक्त पर दवाइयाँ लो, ताकि जख्म जल्दी ठीक हो जाए। खानम ने खाना लाकर अनादिल के सामने रखा। और कोई परेशानी तो नहीं? अनादिल ने सर हिलाया। आंखें अभी तक झुकी हुई थी। हाशिम उसकी तरफ मोहसिन की तरह नरमी से देख रहा था। जान बचाने वाला, एहसान करने वाला। लेकिन अनादिल अभी तक उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं पा रही थी। फिर हाशिम खामोशी से वापस चला गया। वो बहुत थका हुआ था। एक लंबे सफ़र के बाद शहर वापस आया था। हर साल वो अपने वालिदैन की कब्र पर जाता। उनके आबाई गांव में सरदार हाकिम अली खान, जो गांव के बड़े सरदार थे, दफन थे। जब वो दुनिया से गए सिर्फ कब्र बाकी रह गई थी। हाशिम ने अपनी वालिदा की कब्र भी वालिद की कब्र के बराबर ही बनवाई थी। कब्र पर जाकर उसका दिल अफसरदा हो जाता, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। जब हाशिम बिस्तर पर लेटा तो अपनी पेशानी को हल्के हाथों से मसलाने लगा। दिल में सोच रहा था कि क्या वाकई ज़रूरत थी कि हमदर्दी में उस लड़की से निकाह करें। जिंदगी भर शादी ना करने का इरादा था, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए अगर ये कदम उठाना पड़ा तो कुछ गलत नहीं हुआ। ये सोचकर वो सोने की कोशिश करने लगा। दरी असना आदिल के जख्म धीरे धीरे भरने लगे थे। खानिम हर वक्त उसके पास रही, उसकी कमर के जख्मों पर दवाई लगाती रही और वक्त पर खाना भी पहुंचाती थी। हाशिम 10 दिन के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। वो अक्सर अपने वफादार मुलाजमों के साथ कारोबारी सिलसिले में कई दिनों के लिए रवाना रहता। एक हफ्ते के बाद अनादिल बिल्कुल सेहतयाब हो गई थी, मगर फिर भी अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत न कर पाई। तब खानम ने कहा, क्या तुम साहब जी की रिश्तेदार हो बीबी? अनादिल हैरान होकर उसे देखने लगी। वो नहीं जानती थी कि हाशिम ने उससे निकाह कर लिया है। खानम ने मुस्कुराते हुए वजाहत की, असल में इस शहर में तो उनका कोई रिश्तेदार है ही नहीं। शायद वो आपको गांव से ही लेकर आए होंगे। आपकी हालत पहले ठीक नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। चले बाहर लॉन में थोड़ी हवा लग जाएगी, दिल खुश हो जाएगा। खानम के कहने पर नादिल बाहर निकली। अलमारी में रखी हुई कई कपड़ों में से वो जो पहन रही थी वो बेगम साहिबा मरहुमा के थे। एक दिन खानम ने उससे बताया, ये सारे कपड़े बेगम साहिबा के हैं और ये कमरा भी उनका ही है। जब से वो इस दुनिया से रुखसत हुई ये बंगला काफ़ी सुनसान हो गया था। ये सुनकर अनादिल ने गहरी सांस ली। फिर झिझकते हुए कहा, लेकिन खानम, हाशिम साहब को बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं उनकी माँ के साथ ही कपड़े पहन रही हूँ? उसकी आवाज़ में एक खास नर्म और दिलकश खूबसूरती थी, जिसे सुनकर खानम हैरान रह गई। लहजे से तो वो बहुत पढ़ी लिखी लग रही थी। खानम ने दिल ही दिल में सोचा कि बेचारी के साथ क्या कठिन हालात रहे होंगे, जो वो इतनी तकलीफ और दुख के बाद यहाँ आई थी। अनादिल ने अपनी खामोशी में बताया, नहीं नहीं, बल्कि ये बहुत सवाब का काम है कि किसी फौजशुदा की चीज़ें इस्तेमाल करें। शुरू में हाशिम साहब ने कहा था, लेकिन मैं एक नौकरानी होने की वजह से इन महंगे कपड़ों को पहनने की हिम्मत न कर सकी। मैं तो घर के काम में मसरूफ़ रहती हूँ, खाना पकाती हूँ। अगर ये महंगे कपड़े पहनकर काम करूँ तो ख़राब हो जाएंगे। हाशिम 10 दिन से नज़र न आए थे, इसलिए अनादिल ने बिला खौफ बंगले का जायजा लेना शुरू किया। एक दिन वो लाउंज में सोफे पर पाँव रखे टीवी देख रही थी, लेकिन जहन कहीं और था। तब अचानक दाखिली दरवाजे से हाशिम वापस आया। वो आज ही शहर से लौटा था। अनादिल सामने बैठी थी, फिरोजी दुपट्टा सर पर ली, मासूमियत से चेहरा सजाया। हाशिम उसे पहचान न सका। वह हैरान था कि ये लड़की कौन है और वो कितनी बेहतर हालत में थी। जख्म मुकम्मल ठीक हो चुके थे। आहट सुनकर वो पलटी तो घबरा कर उठ खड़ी हुई। हाशिम को देखकर वो शदीद बदहवास थी।
जैसे ही अंदर जाने की कोशिश की, हाशिम की गहरी आवाज़ ने उसे रोक दिया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? लगता है अब बिल्कुल ठीक हो गई हो। अनादिल घबराए चेहरे के साथ पलटी और बोली, जी बहुत बेहतर हूँ। हाशिम ने धीमी लेकिन संजीदा आवाज़ में कहा, तबीयत ठीक है तो अच्छा है। उसकी आवाज़ में एक खास कशिश थी। हाशिम ने पहली बार उसे गौर से देखा, थका हारा। दूसरे शहर से आकर ऑफिस के मामलात निपटाने के बाद वो लाउंज में सोफे पर बैठ गया और खानम को आवाज़ देने लगा। खानम दौड़ी दौड़ी आई, मालिक को देखकर खुश हुई। हाशिम ने अनादिल को बगौर देखा। उसकी मासूमियत और खामोश दिलकशी उसे अंदर से छू रही थी। खानम फौरन पानी लेकर गई और अनादिल चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। दिल ही दिल में वो बेचैनी से सोचने लगी, शायद उन्हें मेरा लाउंज में बैठना अच्छा नहीं लगा। मेरी हैसियत ही क्या है? उन्होंने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी जान बचाई और मुझसे निकाह कर लिया। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ एक नाम का है नादिल, एक कागजी रिश्ता। उसके अलावा वो मुझे कुछ नहीं समझता। मैं अपनी जगह में रहूं ये वो सोचकर खामोश हो गई। उसका चेहरा सुर्ख था और हाशिम की निगाहें अभी तक उसके वजूद पर महसूस हो रही थी। फिर उसकी नज़र उसकी माँ के पहने हुए सूट पर पड़ी। शायद यही वजह थी कि हाशिम उसे ऐसे देखकर खुश नहीं हुए कि वो बिला इजाज़त उनके माँ के कपड़े पहन रही थी। लेकिन अनादिल के पास और कपड़े भी तो नहीं थे। उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए। ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें उसके पास नहीं थी और वो अभी तक खानम से मांग कर गुजारा कर रही थी। पहनने के लिए कपड़े, खाना, सब कुछ खानम ही उसकी माँ की अलमारी से निकाल कर देती थी। अनादिल दिल ही दिल में सोच रही थी कि अब उसे कमरे तक ही महदूद रहना चाहिए। कहीं कोई गलती ना हो जाए और वो हाशिम की नाराज़गी का शिकार हो जाए। फिर वो कहाँ जाएगी? अगर दोबारा उन जालिम लोगों के हाथ लग गई तो न सिर्फ जान का खतरा होगा बल्कि शायद उसे कब्र नसीब भी ना हो। वह मुसलसल आंसू बहा रही थी। इसी दौरान हाशिम अपने कमरे में पहुंचा। अपने कमरे में आकर वो कुछ देर सुकून से आंखें बंद किए रहा, मगर अचानक सामने किसी की सब्ज आंखें, मासूम चेहरा नजर आया। वो हैरत से उठकर बैठ गया, अपने असाब ढीले छोड़ दिए। अनादिल निखरा हुआ गुलाबी रंग का सूट पहने बिल्कुल ताज़ा और मासूम लग रही थी। हाशिम ने पहली बार अम्मा जी का जोड़ा उसके वजूद पर देखा और दिल से खुश हुआ। उसने सोचा किसी के माजी की याद को जिंदा रखना भी कितनी बड़ी नेकी है। थकन उतारने के लिए वो कपड़े बदलने और शावर लेने गया। फिर ताज़ा दम होकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। खानम ने फौरन खाना सजा दिया। खानम ने कुछ देर बाद हाशिम से पूछा, साहब जी ये लड़की कौन है? ना उसने अपने बारे में कुछ बताया, ना आपने बताया कि ये बीबी कौन है। हाशिम मुस्कुरा दिया, अच्छा तो तुम्हें मालूम नहीं ये कौन है? अनादिल के बारे में खानम ने बताया। मैं सोच रही थी कि ये मेहमान है, कोई मुश्किल हालात में यहाँ आई है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ख़ास है। हाशिम बेख्तियार हंस पड़ा, ये मेरी कज़न है, एक करीबी रिश्तेदार की बेटी। कुछ हालात नासाज हो गए थे तो मुझे इससे निकाह करना पड़ा। खानम की आंखें हैरत से फटी रह गई। ये बीवी है तो अलग कमरे में क्यों रह रही है? वो सोच में पड़ गई, लेकिन दिल में खुशी भी थी कि साहब जी ने शादी कर ली है। वो जान गई कि हाशिम की ज़िंदगी में अब अकेलापन ख़त्म हो गया है। हाशिम ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी नई बीवी को लेकर आप चले, ये झंझट नहीं। लेकिन एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में किसी को बसाने की गलती की, अब दोबारा नहीं करूँगा। अनादिल बड़ी खूबसूरत थी, हाशिम से छोटी, लेकिन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। खाना खाते हुए हाशिम ने वासिया किया, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी ज़िंदगी में किसी औरत की गुंजाइश नहीं, लेकिन ये लड़की, मैंने उसे सिर्फ अपना नाम दिया, उसकी जान बचाने के लिए। इज्जत भी उसकी है और जो कुछ वो इस घर में करे, करने दो। उसे ठिकाना चाहिए था, वो मैंने दे दिया। हाशिम की माँ के कपड़े इस्तेमाल करने पर माजरत करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपने दिल की बातें बोलने की कोशिश करने लगी, उसके अल्फाज ने हाशिम के दिल पर बिजलियां गिरा दी। सही कह रहा था ये शख्स, वो कभी अपनी ज़िंदगी में उसे बीवी का दर्जा नहीं देगा। मेरी हैसियत क्या है? दो कौड़ी की लड़की जिसे गांव के लोग मिलकर मारने वाले थे। संसार करने में देर ना करते।
अगर हाशिम वक्त पर ना पहुंचता। अनादिल ने हसीयत से अपनी आंखें बंद कर ली। वो लम्हात जो बुलाना उसके लिए नामुमकिन थे, बार बार उसके जहन में आ रहे थे। फौरन ही वो अपने कमरे में पलट गई और देर तक हरी आंखें आंसुओं से भीगती रही। वो अपने तकिए पर सर टेके खाली खाली नजरों से छत को देखती रही, कोशिश करती रही कि आंसू रोके। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। अनादिल चौंक कर उठ बैठी। हाशिम उसके सामने खड़ा था। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? उसने सख्त लहजे में कहा। अनादिल के लब कुतरने लगे। उसके दिल में एक तूफान सा उठ गया। जरूरत तो उससे बेशुमार चीजों की थी, लेकिन शर्म हया उसे कुछ कहने न देती। खामोशी के पल में हाशिम ने समझ लिया कि वो कुछ नहीं कह रही। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो खानम के साथ खरीदारी के लिए जा सकती हो, मुझसे कहने या मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। हाशिम ने ये दो टोक अल्फाज कहे और पलट गया। हनादिल ने अपनी आंखों में जमा आंसुओं को बड़ी मुश्किल से साफ किया। हर रोज़ वो एक ही सवाल करती थी, तुम्हारा साहब कब आए वापस आएगा? और जब वो वापस आते तो दिल के अंदर एक अजीब सुकून के बजाय दर्द और इज़्तिराब पैदा हो जाता। दिल ही दिल में वो सोच रही थी, यही मेरी औकात है। अच्छा होगा अगर मैं अपनी हैसियत से ज़्यादा ना सोचूं। बेहिसी और अजियत के दरमियान उसने अपने आंसू छुपाए और खामोशी से अपने दिल को संभाला। हाशिम की रोज़मर्रा की रूटीन कुछ ऐसी ही थी। सुबह ऑफिस जाना, कभी जल्दी वापस आना, कभी देर हो जाना। वापस आकर अगर वक्त मिलता तो किसी के साथ डिनर के लिए निकल जाता। हनादिल का पूरा दिन कहाँ गुजरता है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, यह सब हाशिम के लिए बेमानी था। कभी कभार वो उसकी खैरियत पूछने के लिए कमरे में आ जाता, लेकिन अदादित शर्म और हया के मारे ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। खाना में सब में परेशान थी। साहब जी ने शादी तो कर ली थी, लेकिन वो अनादिल को न अपने कमरे में जगह दे रहे थे, न दिल में। फिर ये दोनों की जिंदगी कैसे गुजरेगी? हाशिम ने अनादिल की बीमारी में उसकी मदद की और तनख्वाह के अलावा भी उसकी माली मदद करता रहा। अनादिल उसे सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि अपने लिए एक सहारा समझने लगी थी। हाशिम की सोनी जिंदगी, तन्हाई भरी रातें जिन्हें खानम ने देखा था, अब अनादिल के सामने थी। जो कुछ पहले वाली मालकिन ने चंद दिनों के लिए किया था, उसने हाशिम की दुनिया उजाड़ दी थी। लेकिन अनादिल खामोश, भला की खूबसूरत और गरूर से पाक थी। वह जानती थी कि हाशिम खानजादा से बीवी फिर भी ऐसी ही रहती, जैसे इस घर की मालकिन, बल्कि मुलाजमा। एक दिन खानम ने अनादिल से कहा, बेगम साहिबा, आप उनकी बीवी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप अपनी हैसियत को क्यों नज़रअंदाज करती हैं। आप हाशिम की ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करें जिसका हक है। शादीशुदा ज़िंदगी की खूबसूरती का तजर्बा करें। यह नया रिश्ता जो खुदा की तरफ से होता है उसकी कदर करें। अनादिल चौंक गई। खानम, उन्होंने तो सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मुझसे निकाह किया। अगर वो वक्त पर ना पहुंचती तो शायद मैं जिंदा न रहती और मैं मालकन बन के अपने हकूक मांगूं। नहीं, मैं इतनी बेहया नहीं हूँ। अगर वह सारी ज़िंदगी मुझे अपनी कनीज़ बनाकर भी रखे तो मुझे ये भी मंज़ूर है। उसकी आवाज़ में दर्द था और खानम ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। लेकिन मुझे यकीन है, एक दिन हाशिम साहब खुद आपको वो हैसियत देंगे, वो मुकाम देंगे जिसकी आप हकदार हैं। हनादिल ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनके काबिल नहीं। मेरी औकात दो कौड़ी की है। खानम ने समझदारी से कहा, मेरे पास एक तरीका है बेगम साहिबा। औरत के पास एक ऐसा हथियार होता है जो बड़े बड़े मर्दों को घायल कर देता है। उसका सर औरत के हुस्न के आगे झुक जाता है। अनादिल का दिल धक धक करने लगा। ये आप क्या कह रही हैं खानम? मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। खानम ने मुस्कुरा कर कहा, हाशिम साहब बहुत अच्छे हैं। आप नहीं जानती कि उनका दिल मोहब्बत से भरा हुआ है, लेकिन वो मोहब्बत किसी पर भी लुटाने से डरते हैं, क्योंकि एक बार उनके साथ धोखा हो गया है। लेकिन अगर आप चाहें तो उनके दिल में इतनी मजबूत जगह बना सकती हैं कि वो आपको कभी अपनी ज़िंदगी से निकाल ना सके, बल्कि उन्हें ऐसा लगेगा जैसे आप उनके बगैर की ज़िंदगी अधूरी है। ऐसा नहीं हो सकता। अनादिल की आवाज़ में मायूसी झलक रही थी, लेकिन खानम मुस्कुराते हुए उसकी तरफ झुक बोलने लगी और अनादिल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। न चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दी। अगर अनादिल की ज़िंदगी ज़िल्लत, रुसवाई और अपनों की
बेगानगी से भरी हुई थी तो हाशिम की ज़िंदगी भी उससे कम भयानक न थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और रुसवाई उसे अपनी साबका बीवी से मिली थी, ज़रीन अली खान। हाशिम ने उससे पसंद के शादी की थी और दोनों पहली बार एक क्लब पार्टी में मिले थे। ज़रीन अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी, धूम मचा रही थी, जबकि हाशिम अपने बिजनेस कॉलीग के साथ एक अहम मीटिंग डिस्कस कर रहा था। हाशिम के वालिद सरदार हाकिम अली खान एक बड़े कबायली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और फरसूदा रवायात में जकड़े हुए थे। अगर हाशिम शहर आने पर इसरार ना करता तो वालिद का इंतकाल शहर पहुंचने से पहले ही हो चुका होता। हाशिम ने अपनी माँ को शहर लेकर आला तलीम हासिल करने के बाद बिजनेस शुरू किया और बिजनेस कम्युनिटी में काफ़ी नाम कमाया। ज़िंदगी ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत थी, लेकिन वो हर साल अपने वालिद की कब्र पर जाने को नहीं भूलता। आज भी बेफिक्र चेहरे के साथ वो अपने दोस्त जवाद के हमरा डांस क्लब में मौजूद था। तभी जरी ने उसे देखकर मुस्कुराहट भरा इशारा किया। वह हैरान हुआ कि ये खूबसूरत लड़की उसे क्यों देख रही है। तभी उसकी दोस्त ने उसके पास आई और में से एक ने हाशिम से कहा, हेलो मिस्टर, ये हमारी दोस्त है, उसे आप बहुत अच्छे लगते हैं और वो आपका नंबर मांग रही है। जरी की तरफ इशारा करते हुए हाशिम ने जवानी की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। सामने खड़ी जरीन वाकई खूबसूरत थी और मुस्कुराते हुए उससे देख रही थी। जो उन दोनों की दोस्ती का आगाज हुआ, दिन या रात, मुलाकातें लगातार जारी रही। एक दिन हाशिम जरीन को अपनी माँ से मिलवाने गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस लड़की को वो हीरा समझ रहा है वो कितना खोटा सिक्का निकलने वाली है। जरीन की आदत थी कि जहाँ भी खूबसूरत मर्द देखे उसकी तवज्जो फौरन उनकी तरफ जाती। हाशिम को देखते ही उसका दिल धड़कने लगा और वो अपना होश खो बैठी। उसकी ज़िंदगी में खूबसूरत मर्द कम नहीं थे, लेकिन जब दिल भर जाता वो उन्हें एक लम्हे में ज़िंदगी से निकाल देती। हाशिम ने सनी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की और सरीन इनकार न कर सकी। यूँ बड़े धूमधाम से शादी हुई और ज़िंदगी ज़ाहिरी तौर पर हसीन लगने लगी। लेकिन चंद महीनों बाद सरी की नेचर का असल रंग सामने आ गया। अक्सर ही दोनों के दरमियान छोटी बड़ी लड़ाइयाँ शुरू होगी। कभी सरी देर से आने पर नाराज़ होती तो कभी अम्मा जी के टोकने पर शिकायत कर देती, जबकि अम्मा जी भी अब बीमार होने लगी थी और सरी के पास वक्त ही नहीं था। जरी का तरसे जिंदगी हर रोज नया ड्रामा लाता था। कभी वह किसी पार्टी में शरीक होती, कभी किसी दोस्त के साथ घूमने फिरने जाती। लेकिन एक दिन हाशिम ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। वह दयारे गैर से आए अपने दोस्त जमाल को घर ले आया। नौजवान, गोरा चिट्टा और ताज़ा दाम, जो भी दुबई से बिजनेस के सिलसिले में वापस आया था। सरी ने जमाल के साथ सेटिंग की, उसका नंबर लिया और चंद दिनों में दोनों की दोस्ती एक गलत और गैर इखलाकी रिश्ते में बदल गई। हाशिम इस वक्त अपने बिजनेस में इतना मसरूफ था कि उसे होशो हवास ही ना रहे। लेकिन एक दिन खानम ने उसे अकेले खाने की टेबल पर बैठे देखा तो हाथ जोड़कर बोली, साहब जी एक बात कहना चाहती हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन मैं आपकी वफादार मुलाजिम हूँ, हमेशा आपका नमक अदा किया है। हाशिम परेशान हो गया। क्या हुआ खानम? जो भी बात है खुलकर कहो। खानम ने सिर झुकाए हुए बोला, बड़ी बेगम साहिबा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है और वो सारा दिन अकेली पड़ी रहती हैं। मैं जहाँ तक मुमकिन हो उनकी खिदमत करती हूँ, लेकिन छोटी बेगम साहिबा घर में होने के बावजूद उनका हाल नहीं पूछती। दूसरी तरफ वो जो आपके दोस्त हैं उनके साथ बाहर जाती हैं। मुझे आपके घर की फ़िक्र है साहब जी। मैं मुलाजमा हूँ, लेकिन आपने हमें हमेशा अपना समझा है, तो हम कैसे आपका नमक हराम कर दें। हाशिम के लिए खाना दुश्वार हो गया, लेकिन उसने लब भींच लिए। उसके दिमाग में एक ही सोच चल रही थी, जरिए पर नज़र रखना शुरू कर दी। इसी दौरान अम्मा जी बीमार हो गई और ज़्यादातर वक्त हाशिम ने उनके साथ गुजारा। एक दिन अम्मा जी ने ख्वाहिश जाहिर की, बेटा मर जाऊँ तो अपने वालिद के बराबर में मुझे दफना देना, वहीं एक गाँव ले जाना। हाशिम ने हैरत से पूछा, लेकिन शायद अम्मा जी को मौत के फरिश्ते पहले ही नजर आ चुके थे। 4 दिन बाद अचानक उनका इंतकाल हो गया। हाशिम फूट फूट कर रोया। कई दिन तक दिल संभला ही नहीं। लेकिन जरी, जो एक आम रवायती बीवी की तरह हाशिम को तसल्ली देने की बजाय अपनी मसरूफियात में मगन थी, उसे हौसला न दे सकी। हो, कब तक शोक मनाते रहोगे? आखिर एक दिन तो सबने मर जाना है। तुम भी अपने आप को संभालो और बिजनेस पर तवज्जो दो। जरी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी
पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। हाशिम ने कड़ी निगाहों से उस बेहिस औरत को देखा, लेकिन खामोशी इख्तियार कर ली। एक दिन जब वो जल्दी ऑफिस से वापस आया तो उसके सामने क़यामत का मंज़र था। उसने अपने रूम में सरी और जमाल को देखा। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। जमाल की आवाज़ कानों में पड़ी, "ये मुलाजमा हमें अजीब नज़रों से देखती है। अगर कुछ बोली तो जान से मार डालूंगा।" हाशिम ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने नाजेबा मंजर था। दोस्त और बीवी दोनों रंगरलियां मना रहे थे। हाशिम के दिमाग में एक फ़ैसला पैदा हुआ। क्यों अपनी ज़िंदगी इन बेहिस मुनाफिक लोगों के लिए बर्बाद करनी? चुपचाप उसने अलमारी के दराज से रिवॉल्वर निकाला। वो दोनों खामोश हो गए, लेकिन हाशिम के दिल ने फैसला सुनाया। अब बस, इन शैतानों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। हर चीज़ से आज़ाद हो जाओ, रसवाई से, ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से। और फिर उसने गुस्से में आकर खुद को काबू में रखा। किसी गलत हरकत से रोकर अपनी ताकतवर शख्सियत से फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा संभालेगा। हाशिम ने रिवॉल्वर वापस रख दिया, जहरी के मुंह पर 3 लफ्ज़ की तलाक मार दी और उसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया। जमाल जो उससे पार्टनरशिप करना चाहता था, उसके साथ अपने तमाम माहदे ख़त्म कर दिए, लेकिन दिल में एक औहद कर चुका था कि वो कभी किसी औरत से शादी नहीं करेगा। औरत ज़ात से उसे एक तरह की नफ़रत हो गई थी। 35 साल का होने के बावजूद वो कंवारा था और उसे ये भी नहीं मालूम था कि आने वाली ज़िंदगी में उसके साथ क्या होने वाला है। बाबा की बरसी आई तो हाशिम ने हमेशा की तरह दर्जनों देगे पकवान गरीबों में तकसीम की। साथ ही अपने आबाई गांव कब्रिस्तान भी गया और वालिदैन की कब्र पर फातिहा ख्वानी की। वापस आते हुए उसकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक हजूम मुश्तिल लोग ज़मीन पर पड़ी लड़की पर हमला कर रहे थे। हाशिम की आंखें हैरत से फट पड़ी। ये क्या हो रहा है? ये सब क्यों कर रहे हो तुम? ये तमाशा छोड़ो, ये लड़की कौन है? उसकी भारी और गंभीर आवाज़ पर सब लोग पीछे हट गए। किसी ने कहा, अरे ये तो सरदार हाकिम अली खान का बेटा है, हाशिम अली खान ज़्यादा। गांव में सबकी नज़र हाशिम पर थी, एक सरदार के बेटे पर जो ज़मीन पर पड़ी लड़की को घूर रहा था। लड़की का चेहरा नीलो नील हुआ, नाक, मुंह और माथे से खून बह रहा था और लग रहा था जैसे मरने के करीब हो। हाशिम ने गुस्से और नफरत के साथ कहा, क्या जुर्म किया है इस लड़की ने कि तुम सब जानवर बने हुए हो? किसी गरीब मजबूर लड़की को इस तरह जुल्म का निशाना बनाना क्या इंसानियत है? ये कौन सा तरीका है? एक बूढ़ा आदमी जो बड़ा गैरतमंद बन रहा था बुलंद आवाज में बोला, सरदार हम क्या करें? इस लड़की में ने तो बगैरती का खेल खेला है। मुंशी रहीम के साथ ये मुल्क के डेरे पर गई थी। हाशिम ने हकारत से उसे देखा और कहा, पहले अपने घर की औरतों की फिक्र करो, फिर दूसरों की बेटियों की परवाह। कौन है ये लड़की? उसके बाप का क्या नाम है? किसी ने जवाब दिया, उसके माँ बाप मर गए हैं, ये अपने चाचा के पास रहती है। चाचा ने कहा कि वो लड़की हमारे हवाले है। हजूम में मौजूद लोग अभी भी बेचैनी में थे, लेकिन हाशिम की कहर आलूद निगाहों ने सबको खामोश कर दिया। तो ये ज़मीनी खुदा हैं जो फैसला करेंगे कि किसकी ज़िंदगी और मौत का। हाशिम ने धीमी मगर गंभीर आवाज़ में कहा, ठीक है, एक फ़ैसला मेरा भी सुन लो। अभी और इसी वक्त मैं इस लड़की से निकाह करूँगा और उसे अपने साथ ले जाऊँगा। तुम लोगों को किसी मजबूर बेबस इंसान पर तशद्दुद करने का कोई हक नहीं। इस लड़की पर हाशिम को इतना तरस आया कि उसके दिल ने ज़ोर से धड़का। वो अभी तक ज़मीन पर बैठी थी, मिट्टी में अटे पाँव और चादर भी गंदगी से भर चुकी थी, लेकिन उसने अपना चेहरा चादर में छुपा रखा था। हाशिम ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और बिना चेहरा देखे ही उसे निकाह कर लिया। उसका मकसद वाज़िह था, उसकी जान बचानी है। वो जानता था कि अगर उसे ऐसे छोड़ देगा तो गांव के लोग कभी उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ये लोग फरसूदा रवायात और तसुबात में झगड़े हुए थे, अनपढ़ और सख्त दिल लोग। इस गांव का माहौल कभी बदलने वाला नहीं था। इसलिए हाशिम ने फैसला किया कि वो उस लड़की को शहर ले जाए और वहाँ नई जिंदगी शुरू करेगा। हाशिम ने नादिल को उठाया और अपने साथ शहर ले गया। शहर पहुंचते ही पहली फुर्सत में उसे डॉक्टर के पास ले गया। नादिल को समझ में न आया कि उसके नसीब में क्या लिखा था और कैसे हाशिम खानजादा उसकी ज़िंदगी बदल देगा। वो उसके सर पर हाथ रखकर उसे सहारा दे रहा था और पहली बार किसी ने उसे अपनी हिफाजत और इज्जत का हकीकी एहसास दिया था। हाशिम को लोगों की बातें आज भी याद थी। वो जानता था कि अनादिल के बारे में गांव के लोग क्या सोच रहे हैं और इसीलिए वो उसे अपनी ज़िंदगी में
کبھی بیوی کی حیثیت نہیں دینے والا تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہ لڑکی کسی آدمی کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، ہاشم کے ذہن میں فوراً زری کا واقعہ آ گیا، جو اس کے کولیگ کے ساتھ اسی کے گھر میں رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، انادل کو کبھی اپنی زندگی میں بیوی کی جگہ نہیں ملے گی۔ ہاں، جب تک وہ اس گھر میں ہے اسے پناہ ملتی رہے گی، بس یہی کافی تھا۔ لیکن انادل کو یہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا، وہ ہاشم کے بارے میں غلط فہمیوں سے بالکل آزاد تھی، اور وہ صرف خانم کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خانم نے اس سے بتایا تھا کہ ہاشم کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود تیار ہو، اپنا حسن اور وقار ظاہر کرے، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہاشم اسے اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ ایک دن انادل خانم کے ساتھ شہر گئی اور کچھ ضروری سامان، روپے، پیسے، اچھے سوٹ، ہلکا سا میک اپ اور جیولری خریدی۔ خوشی خوشی اپنے کمرے میں آ کر سب کچھ سجایا، اور پہلی بار اسے اپنی زندگی میں آزادی اور خود مختاری کا احساس ہوا۔ پھر اسی دن وہ مہرون کلر کا خوبصورت سوٹ پہن کر ہلکا سا میک اپ کر گئی، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنی، اور وہ بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح لگ رہی تھی۔ خانم اسے دیکھ کر مسکراتی اور کہا، ہاتھ صاحب جی آئیں گے تو میں کھانا نہیں لگاؤں گی بلکہ تم رکھنا۔ یہ سن کر انادل شرما گئی، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں ہاشم سے محبت کرنے لگی تھی۔ بس ایک بار وہ چاہتی تھی کہ ہاشم اسے ویسے ہی دیکھے جیسے وہ چوری چوری اس کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ تبھی ہاشم جلدی سے گھر آ گیا، کپڑے چینج کیے اور ہمیشہ کی طرح ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ خانم کو آواز دینے لگا، لیکن اس کے سامنے کھانے کی تیاری میں خوشبو، چوڑیاں، خوبصورت کپڑے اور ہلکا سا میک اپ میں سجی انادل کھڑی تھی۔ ہاشم اسے دیکھ کر برہم ہوا، لیکن دل ہی دل میں ہنسا۔ یہ لڑکی اپنی ماضی کی زندگی کے بھول بھلائیوں کے باوجود اب بھی انتظار کر رہی تھی کہ وہ اسے اپنی زندگی میں جگہ دے گا، لیکن ہاشم کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ درشت لہجے میں اس نے کہا، تمہیں میں نے اس گھر میں پناہ دی ہے تو اپنی حد میں رہو۔ میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور خانم کی جگہ میرے سامنے کھانا لگائے۔ یہ سن کر انادل کے چہرے پر ذلت کی لالی چھا گئی۔ انادل دل ہی دل میں خوش تھی کہ آج ہاشم اس کی خاص تیاری دیکھ کر ضرور اس پر ایک خاص نظر ڈالے گا، لیکن حقیقت اس کے لیے کچھ اور ہی تھی۔ ہاشم نے اسے تسلیم کیا اور انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی، جی وہ اپنے کوارٹر میں ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں کھانا لگا دوں۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، بس اتنا ہی کہہ پائی، اس زحمت کو دوبارہ مت دہراؤ، ہاشم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ انادل نے کام پہ دل کے ساتھ سر ہلا دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا کھا کر اٹھتے ہی ہاشم نے برتن بھی سمیٹ دیے۔ لاؤنج میں بزنس نیوز دیکھتے ہوئے اس کی نگاہیں باریک بینی سے انادل کی طرف جا ٹکی، جو ٹیبل سے برتن اٹھا رہی تھی۔ چند لمحے پہلے چمکتا ہوا چہرہ اب تاریکی کی اوٹ میں چھپا تھا۔ دوپٹہ اس کے چہرے کے آگے کچھ زیادہ ہی لپٹ گیا تھا۔ مایوس اور پریشان چہرے نے ہاشم کے دل میں عجیب احساسات پیدا کر دی۔ کیا اس نے اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا ہے؟ کیا یہ لڑکی ایسی چیزوں کی مستحق نہیں تھی؟ ہاشم کے ذہن میں یہ سوچ گردش کرنے لگی کہ شاید یہ بھی زرین جیسی ہوگی۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور کام میں مصروف ہو گیا، لیکن دل کہیں نہ کہیں بے چین رہ گیا۔ دوسری طرف خانم نے انادل کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر انادل نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے بہت ذلت اٹھائی ہے اس دن، اب دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گی خانم، پلیز مجھے ایسی باتوں کے لیے مجبور نہ کریں۔ خانم نے ہاشم کی بڑی پارٹی کا ذکر کیا، جس میں شہر کے سب اہم شخصیات شریک تھے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت لڑکیاں اور کتنی عورتیں آئی ہیں، آپ بھی چلے جائیں، آپ ان کی بیوی ہیں۔ انادل کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس نے اطمینان سے جواب دیا، بیوی نہیں، صرف ایک کاغذی رشتہ ہوں میں ان کا۔ انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے سہارا دیا ہے، میں کبھی اپنی اوقات نہیں بھولوں گی خانم، آپ بھی مجھے اس بات کے لیے مجبور نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ خانم کو واپس بھیج دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، دل میں ہاشم کے ساتھ اپنے تعلق اور اس کی سرد رویے پر غور کرتے ہوئے انادل دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی کہ آج ہاشم کی پارٹی میں جانا ہے، لیکن خانم کے اصرار بھری آواز نے اسے مجبور کر دیا۔ انادل بھی ہاشم صاحب آپ کو بلا رہی ہیں، جلدی سے تیار ہو جائے، لگتا ہے خوش نصیبی آپ کے دل پر دستک دینے والی ہے۔ ہاشم صاحب نے کہا ہے کہ تیار ہو کر میرے ساتھ پارٹی میں آئیں۔
बाहर वो आपको सब लोगों से मिलवाना चाहती है। हनादिल का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि पार्टी में क्या पहने, लेकिन खानम उसके हर कदम में उसकी मदद कर रही थी। दूसरी तरफ हाशिम जो आज बिजनेस पार्टी अरेंज कर रहा था, उसके अफसर कॉलीग्स ने खबर पा ली थी कि वो शादीशुदा है। सब लोग बेसब्री से कह रहे थे हमें भी अपनी वाइफ से मिलवाएं। हाशिम को अच्छा नहीं लगा कि लोग अनादिल के बारे में पुरानी देहाती सोच या कंजर्वेटिव ख्यालात बनाएं। उसने खानम से कहा, अनादिल को बुलाकर तैयार करो और उसे मेरे कमरे में ले आओ, फिर उसे पार्टी में ले जाना। चंद लम्हों बाद अनादिल खानम के साथ पार्टी के लिए तैयार होकर आई। वो शर्म हया से झिझक रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ने हाशिम की निगाहें जकड़ ली थी। वो ब्लैक कलर की साड़ी में सितारों के माने चमक रही थी। पूरी पार्टी में सबकी नजरें उस पर जम गई और वह सबसे मुनफरिद नजर आ रही थी। हाशिम ने कहा है उसे हटने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जल्द ही उसे पार्टी में मौजूद लोगों की नज़र का एहसास हुआ। कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरों की बीवियों पर बुरी नज़र रखते थे। ये सोचकर वो कमरे में वापस चला गया और खानम को कहा, नादिल को मेरे कमरे में बुलाओ। चंद लम्हे बाद नादिल घबरा कर हाशिम के सामने खड़ी थी। साड़ी का पल्लू कंधे से सिमटा हुआ था। चेहरे पर शर्म और हया की झलक थी। होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक और हई आंखों में मासूमियत। लेकिन हाशिम का लहजा जरूर दरिश था। क्या ज़रूरत थी यह साड़ी पहनने की? इंसान कोई और लिबास भी पहन सकता है, और ऊपर से तुम्हें उसे सही तरीके से कैरी भी नहीं आ रहा। अनादिल जिल्लत के एहसास से सर झुकाए खड़ी थी। जी, वो खानम ने कहा था कि यही पहन ली, इसलिए मैंने पहन ली। उसके अल्फाज में मासूमियत और बेसाख्तगी नुमाया थी। हासिम ने बेरहमी से कहा, अब अपना ड्रेस चेंज करो और बाहर आने की ज़रूरत नहीं। यह सुनकर अनादिल हैरान रह गई। खुद ही तो पार्टी में बुलाया था कि सबसे मिलवाने के लिए, और अब उसे इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। दिल में एक अजीब उलझन और शर्म के साथ वो खामोशी से कमरे में वापस चली गई। लेकिन हाशिम की नज़र और उसके लहजे की शिद्दत दिल और दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। अनादिल अपने कमरे में वापस आई, होठों से लाल लिपस्टिक साफ कर ली और पुराने कपड़े पहन लिए। चंद लम्हे में वो अपनी असल हालत में वापस आ गई थी, लेकिन चेहरे पर आंसू की बरसात अभी भी कायम थी। मुसलसल रोते रोते उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। पार्टी खत्म हो चुकी थी, मगर अनादिल बाहर नहीं निकली और खाना भी नहीं खाया। खानम ने हाशिम से कहा, साहब जी बहुत सारा खाना बच गया है, मैंने फ्रिज में रख दिया है, लेकिन अनादिल बीबी ने कुछ नहीं खाया। पता नहीं उन्हें क्या हो गया, बस रोती जा रही है। हाशिम ने लब भींचते हुए कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, आप जाए और आराम करें। थोड़ी देर बाद वो अनादिल के सामने खड़ा था। वो सरहाने टेक लगाकर बैठी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने उसे फौरन सीधा कर दिया। हाशिम ने गहरी नज़र से उसे देखा। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? अनादिल का चेहरा उदास और अफसुर्दा था। जी, भूख नहीं है। उसकी मासूमियत और छोटे से बच्ची जैसा वजूद हाशिम के दिल में अचानक जज्बात को भड़काने लगा। वो जानता था कि ये लड़की सिर्फ रिश्ते के सबब उसे अपनी तरफ मतवज्जो कर रही थी, और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। फिर भी उसने खुद से सवाल किया, क्यों ऐसा कर रही हैं? उसका माजी हाशिम के अपने माजी की तरह भयानक और दर्द भरा था। हाशिम ने उसके सामने बैठते हुए सपाट लहजे में कहा, देखो एक बात अपने जहन में बसा लो, मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कैसे दे सकता हूँ, जबकि तुम वो सब कुछ आजमा रही हो जो तुम्हें आता है। हकीकत यह है कि गांव के लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते रहे, वो सब मेरे जहन में है। मैंने तुम्हारी जान बचाकर अच्छा काम किया है। क्या तुम्हें इस बात पर खुश नहीं होनी चाहिए? मेरी ज़िंदगी में गलत लड़कियों की जगह नहीं। और फिर तुम यहाँ मेरी ज़िंदगी में क्यों दाखिल होने की कोशिश कर रही हो? अनादिल की आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए, मगर उसने अपने जज्बात को जब्त करते हुए कहा, मैं गलत लड़की नहीं हूँ। गांव वालों ने मुझ पर छोटा इल्ज़ाम लगाया। हकीकत में उस गांव की भी नहीं थी। मैं तो शहर में अपने मम्मी पापा के साथ ग्रेजुएशन कर रही थी कि अचानक उनका इंतकाल हो गया। मेरा चचा गांव रहने वाले थे, लेकिन बाबा का बिजनेस लाखों का था। मुझे क्या मालूम था कि मेरे ऊपर क़यामत टूट पड़ेगी। मैं इतने गम में थी। हाशिम चौंका। उसकी आंखों में छुपी हुई दास्तान सुनकर दिल पर एक अजीब सा दर्द सा उतर गया। अनादिल की मासूमियत, उसका दर्द और उसकी बेबसी, सब कुछ हाशिम के अंदर एक गैर मुतवक्का
नरम गोशा जगा गया। माँ बाप के इंतकाल के बाद मेरी दुनिया अंधेरों में छुप गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं। लेकिन चचा आए और कहा कि गांव में आ जाओ, क्योंकि बाबा की सैकड़ों एकड़ ज़मीनें वहाँ मौजूद है। शुरू में मुझे लगा ये सिर्फ खानदानी जिम्मेदारी है, लेकिन जल्दी हकीकत का कड़ा रुख सामने आ गया। चचा ने जानबूझकर मुझे उस ज़मीन पर भेजा, झूठे इल्ज़ाम तराश करके ये ज़मीनें सिर्फ देखने आ जाओ। लेकिन वहाँ एक आदमी, जिसका चेहरा शैतानी और बुरे इरादों से भरा हुआ था, आया और मुझे अपने डेरे पर घसीट कर ले गया। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और कपड़े फाड़ दिए, और साथ ही कई लोग भी जमा कर लिए। मैं जानती थी कि मेरे ऊपर क्या क़यामत टूट पड़ी है, लेकिन मैं कुछ न कर सकी। लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया, और मैं बेबस सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए फरियाद कर रही थी। मैंने चचा को आवाज़ें दी, मदद मांगी, लेकिन उनके कानों ने मेरी नहीं सुनी। वो लोग कह रहे थे जान से मार दो, इस बदकिरदार लड़की को शहर से आई है, यहाँ गंद डालने आई है। मैं सिर्फ इन मार पीट का सहारा बनती रही। शायद वो मुझे जान से मार देते, लेकिन उस वक्त आप आ गए, मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर। आप मेरे लिए सिर्फ मोहसिन नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी का सब कुछ बन गए। आपकी मौजूदगी ने मुझे उम्मीद दी, दिल में खुशी की रोशनी भर दी, जैसे खुदा ने मम्मी और बाबा को मुझसे छीन लिया, लेकिन आप जैसे मेहरबान फरिश्ते को मेरी ज़िंदगी में भेज दिया। आपने मेरी दुनिया बदल दी, मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी। लेकिन आज मुझे ये दुख हुआ कि आप मुझसे नफ़रत करते हैं। आपका चेहरा आंसुओं से तर था, और आप साकित बैठे थे। सामने बैठी लड़की उस गाँव की नहीं थी, कोई अनपढ़ गँवार लड़की नहीं, बल्कि पढ़ी लिखी, खुद मुख्तार नौजवान थी। उसकी उम्र शायद 19 या 20 साल थी, जबकि हाशिम 35 साल के थे और उम्र में बहुत बड़ा था। लेकिन अनादिल ने पहली बार अपनी हरी आंखें उठाकर उसे देखा, और दिल में मोहब्बत का जज्बा जागा। उसने कहा, खुदा के लिए मुझे कभी अकेला ना छोड़े, आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं। पहले मैं सोच रही थी कि पुलिस जाऊं, अदालत जाऊं, जजा से इंसाफ लूं, लेकिन जब खुदा ने आपको मेरी ज़िंदगी में भेजा, तो मैं हर खौफ से दिल निकाल दिया। मैं नहीं चाहती कि आप जैसे मजबूत सहारा मेरी ज़िंदगी से जुदा हो। आज उसने अपनी आंसुओं के साथ अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाई। हाशिम 2 कदम आगे बढ़ा, अनादिल को अपने सीने से लगा लिया, उसकी पेशानी चुन ली और आंखों को अपने लबों से छू लिया, जो अश्कों से तर थी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं गलत था। तुम्हें देखकर दिल चाहता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बसाता, अपनी आंखों में बसाकर नई ज़िंदगी के ख्वाब देखूं। लेकिन मैं डरता था, क्योंकि मेरे मासी में बहुत भयानक हादसे हुए हैं। हाँ, मुझे लग रहा था कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने में मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया हो। हमारा मिलना शायद इत्तेफाकिया या एक हादसा था, लेकिन ये हादसा एक खूबसूरत नेमत की तरह है। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हें अपने कमरे में ले जाना चाहता हूँ। आज हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। सच ये है कि आज पार्टी में तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और लोगों की नज़रें तुमसे हट नहीं रही थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। यही वजह है कि तुम्हें बता रहा हूँ। हाशिम की आवाज़ में नरमी थी, मोहब्बत की गर्मी, और अनादिल उसके हर लफ्ज़ में अपनी ज़िंदगी का यकीन महसूस कर रही थी। दिल की धड़कन के साथ उसने सर हिलाया और अपनी रजामंदी ज़ाहिर की। जैसे ही हाशिम की गाड़ी की आवाज़ आई, अनादिल फ़ौरन खिड़की की तरफ दौड़ी। उसकी बेताब निगाहें सिर्फ अपने शोहर पर मरकूज़ थी। चेहरे पर सुकून और दिल में खुशी लिए हाशिम अंदर आया। अनादिल ने लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ था, और हाथों में चूड़ियाँ सजाई हुई थी। वह हर बार की तरह आज भी अपने शोहर का इस्तकबाल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। हाशिम की ज़िंदगी अब मुकम्मल थी। अनादिल अपने शोहर से महज मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि उसे अपना मोहसिन इज़्ज़त का रखवाला और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझती थी। इन दोनों की ज़िंदगी मुकम्मल थी। दो महरूम दिल एक दूसरे की मोहब्बत में खोकर आखिरकार ज़िंदगी की हकीकी खुशियों को पा गए थे। और जो उनकी कहानी एक नए सफ़र और खुशियों की उम्मीद के साथ ख़त्म हुई,